तो नमस्ते नमस्कार, वेलकम दोस्तों। टारगेट्स 17 बीपीएससी 2024 में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें हर विषय का सेपरेट वीडियो एपिसोड वाइज आ रहा है। जो अभी मैं करा रहा हूँ वो है जनरल साइंस। तो चलिए जनरल साइंस का पहला एपिसोड देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो सामान्य विज्ञान का है, यानी जनरल साइंस का, जो 17 बीपीएससी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में पहले एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का। इसी तरह एपिसोड 2, 3, 4 करके हम सारे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को कवर कर लेंगे। इसी तरह सभी विषयों के चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये सीरीज, यानी कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए लेते हैं साइंस यानी भौतिक विज्ञान का पहला सवाल। कहता है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ये पूछा है 64वीं बीपीएससी प्री 2018। ठीक है, तो सवाल है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है? तो सवाल है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो जवाब दीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो सही जवाब है हाइड्रोजन। देखिए आपने तैयारी करी होगी, आपने बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा बुक पढ़ा होगा, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर आपका क्लियर नहीं है तो आगे आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि बीपीएससी आपसे क्या पूछेगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पर कि यदि दुश्मन को हराना है तो उसकी ताकत और कमजोरी को आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए बीपीएससी के साथ आपको लड़ना है, 17वीं बीपीएससी जो आगे नवंबर महीने में होने वाली है, तो आपको उसकी ताकत और कमजोरी को जानना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं इस सवाल से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, बिल्कुल। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटोनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा सवाल। एंगस्ट्रम इकाई है, तो सवाल एंगस्ट्रम इकाई है पूछा है, तो ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग। तो सही जवाब है तरंगदैर्घ्य। देखिए बीपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, जिसे सिविल सेवा कहते हैं आप, उसमें साइंस से 25 से 30 एवरेज सवाल रहता है, जिसमें फिजिक्स और बायो से थोड़ी ज़्यादा होती है, केमिस्ट्री से थोड़ी कम होती है। सब मिला के 25 से 30 सवाल, 28, 23, 29 ऐसे पूछे जाते हैं। और सवाल कोई बहुत बड़ा डीप से नहीं होता। एक सामान्य साइंस की जानकारी रखने वाले लोग भी इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो अगर साइंस का, तो बीपीएससी के सारे सवाल हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी हर साल बस क्वेश्चन को रिपीट करती है। कभी 2018 में ये पूछा तो उसी को 2020 में पूछ लेती है, जो 2020 में पूछी वो 22 में पूछ ले रही है, जो 2015 में पूछी वो 23 में पूछ ले रही है, तो जो 2016-17 में पूछी होगी वो 24 में पूछ लेगी। तो बीपीएससी का विज्ञान के लिए आपको हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पर आप फोकस करिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 25 से 30 सवाल जो विज्ञान से पूछे जाते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं तीसरा सवाल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है वो पूछा है। तो समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। बताइए सही जवाब है दूरी, है ना? पेन पेपर लेके बैठ जाइए, देखिए कि साइंस के कितने सवाल आप सही कर पाते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। एक तरह का ये टेस्ट सीरीज और मॉक भी आप लगा सकते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने यानी 6 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अब कई बार आपसे यही पूछ लेगा बीपीएससी। अगला सवाल है चौथा, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होता है। तो घड़ी में जो प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? देखिए 2017 में पूछा है 63 बीपीएससी में। तो ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है, जो सही आंसर है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन बी। चलिए थोड़ी इसका डिटेल्स देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है।
अगला सवाल लेते हैं, हर्ट्ज यानी हर्ट्ज में क्या माना जाता है या क्या मापा जाता है, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, ये सवाल पूछा है ना, आपने पढ़ा होगा, ध्वनि का ये टॉपिक है हर्ट्ज, तो आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। आवृत्ति का अस्थायी मात्रक हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इससे संकेत hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समान मनुष्य को 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देता है। तो जो सामान्य मनुष्य है हम लोग, उसको जो ध्वनि सुनाई देती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ये आवृत्ति की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। इसे कहते हैं ऑडिबल यानी कि श्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य भी होता है और श्रव्य भी होता है, तो 3 तरह के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ 2018 में। अब पूछ रहा आवृत्ति को मापा जाता है किस में, हर्ट्ज में। उलट दिया कि नहीं उलट दिया, उधर पूछा था हर्ट्ज को किस में मापा जाता है, इधर पूछ रहा आवृत्ति को किस में मापा जाता है, जस्ट अपोजिट है। मैं आपको दिखा दूं फिर से, देखिए ये सवाल अब गौर से देखेंगे तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, ये 2019 में है, और जस्ट इसका अपोजिट सवाल पूछा आवृत्ति को क्या मापा जाता है, हर्ट्ज। तो मैंने सच कहा था, आप जहां देख सकते हैं विद्युत शक्ति इकाई है। तो अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो विद्युत शक्ति इकाई है वाट की, किसकी, वाट की, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति इकाई किसकी है, वाट की। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। तो जो हमें विजिबिलिटी होती है, जो हम देख पाते हैं, हमारा जो विजिबिलिटी है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है। तो तरंगदैर्घ्य को सबसे पहले तो एंगस्ट्रम में मापते हैं ए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है 3900 से 7800। यहाँ पे 78 एंगस्ट्रम होना चाहिए लेकिन नहीं है, फिर भी ये 3900 मिल रहा है, तो ये सही ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि पर निर्भर करता है, लेकिन एवरेजली हम लोग कहते हैं कि 7800 एंगस्ट्रम से 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच दृश्य होता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सवाल पूछा है कि सौर विकिरण जो हो वो किस परास में दिखता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। चलिए इस चारों ऑप्शन को देखिए, 1 से 400 nm, 400 से 700 nm, 700 से 1000 nm। तो सौर विकिरण का जो परास होता है, जो रेंज होता है, वो है हमारा 400 से 700 nm। आगे बढ़ते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता, तो जो वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता है उसको मापने के लिए एक यंत्र आता है, वो होता है हाइड्रोमीटर, लेकिन ये आर्द्रता है वो होता है हाइग्रोमीटर। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक होता है आर्द्रता जिसे हम मापते हैं हाइग्रोमीटर में, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोमीटर से जो द्रव के जल के तुलनात्मक घनत्व मापा जाता है वो। तो जल का जब घनत्व मापा जाता है वो मापा जाता है हाइड्रो। देखिए कैसे याद रखेंगे, तो हाइड्रोजन जल में होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2। तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोमीटर है ना, हाइड्रोमीटर। और यहाँ है आर्द्रता, तो वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए जानबूझ के ऑप्शन ए में दिया ताकि बच्चा गलत कर ले, जबकि ऑप्शन सही आंसर ये है, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। ये जल में जो घनत्व है उसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आगे बढ़ते हैं, दाब की इकाई क्या है। ये सवाल पूछ रहा है दाब का इकाई यानी कि यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। तो उस हिसाब से हमारा सही जवाब है न्यूटन पर मीटर। तो इसमें देखेंगे आप, ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना। तो वर्ग मीटर को ही मीटर स्क्वायर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल यानी कि पीए भी कहा जाता है, क्योंकि दाब का मात्रक पास्कल भी कहा जाता है, क्योंकि पास्कल साहब जो थे उन्होंने दाब की खोज करी थी, तो उनके नाम को हम लोग यूज करते हैं। जैसे बल का मात्रक कभी न्यूटन भी बोल देते हैं। तो वैज्ञानिकों को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए उनके नाम पे रखा जाता है। दाब का मात्रक फिर से पूछ लिया, यहाँ तक किलोग्राम दे रहा, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो दाब का मात्रक होता है आपने अभी तुरंत पढ़ा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर।
या वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश मैंने जिसमें दिशा नहीं हो, और सदिश जिसमें दिशा है। सदिश यानी जिसमें दिशा होगा, अदिश और लग गया मतलब दिशा नहीं है। तो बल है, दाब है, ठीक है, और आपके पास है वेग और त्वरण। तो बताइए जिसमें किसमें आप मानते हैं कि ये अदिश राशि है? देखिए ध्यान से समझिए। बल, जब भी आप किसी चीज वस्तु पे बल लगाते हैं तो एक कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, तो बल तो भैया सदिश राशि। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? अदिश राशि। तो दाब, देखिए जब भी किसी चीज को, जैसे आप एक फुटबॉल को ही दाबते हैं तो उसकी कोई दिशा नहीं हो, चारों तरफ से पिचक सकता है, चारों तरफ से निकल सकता है, तो दाब एक अदिश राशि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। कहते हैं वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आधा ब या ब हो, वो जनरली सदिश राशियां होती है, बाकी जो होते हैं वो अदिश राशियां होती है। तो जिसमें केवल परिमाण हो, है, दिशा नहीं हो, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। देखिए यदि आप साइंस की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि जिस चीज में जब भी कोई काम हो तो एक दिशा का जरूरत हमें है तो वो सदिश है, जहां दिशा की जरूरत हमें नहीं है वो अदिश होगी। अगला सवाल है निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि सदिश राशि है ही नहीं, बताओ। तो भैया वेग एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, गति भी एक सदिश राशि है, जिस भी किसी न किसी दिशा में आप गति करेंगे। बल, आघूर्ण, ये तो टॉर्क है जो घूमती है चारों तरफ, तो इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं सदिश, सॉरी इसे कहते हैं अदिश। तो हमसे पूछ रहा सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? देखिए अब सवाल ये कि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी धरती हमारी जितनी तेजी से घूम रही है, अगर उसकी गति को हम बढ़ा दें तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है कि भार बढ़ जाएगा, यानी हम लोग धरती पर हैं तो हमारा भार बढ़ जाएगा, हमारा भार घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है कि हमारा जो भार है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सही जवाब क्या है? भार घट जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब जब हम पृथ्वी जैसे घूम रही है तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगती है, लेकिन जब पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। यही कारण है कि हमारा जो वजन है वो घट जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स दिया है इस प्रश्न को लेकर। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति की भार में कमी दर्ज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 16वां। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ये हमसे ये पूछ रहा है कि मात्रक है ही नहीं। तो प्रतिबल, स्ट्रेस का तो मात्रक होता है, बल का भी है, दाब का तो है ही पास्कल। विकृति एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो विकृति को आप याद ही रख लीजिए, ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल, ये पूछ ही लेता है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं है? विकृति। आगे बढ़ते, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए लाल प्रकाश जो है दूर से भी दिखता है और बैगनी आपको छितरा जाता है। दोनों में उल्टा है। देखिए भगवान किसी को कुछ देते हैं ना तो कुछ लेते भी हैं। ये बात आपको फिजिक्स से समझना हो। कहिए कैसे? देखिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये जो लाल रंग है ना, लाल रंग को भगवान ने क्या दिया? तो उसके अंदर तरंगदैर्घ्य दिया, ए फॉर एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य को उसमें मापते हैं, यानी कि तरंगदैर्घ्य दिया। क्या दिया? तरंगदैर्घ्य। तो लाल रंग को भगवान ने क्या दिया? बहुत तरंगदैर्घ्य, इतना तरंगदैर्घ्य दिया कि सबसे ज्यादा, सब टोटल 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है? लाल का। इसलिए लाल रंग बहुत दूर से भी दिखता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य है, ये बिखरता नहीं। तो भैया बैगनी वाला को सबसे कम दी। तो अगर बात करें बैगनी रंग का तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य
सबसे कम है, इसलिए बेचारा बिखर जाता है और बिखर के पूरे वायुमंडल में छिड़िया जाता है। और हमारी आंखें बैगनी कलर की के लिए को लेकर के थोड़ी संवेदनशील है, इसीलिए हमें पूरा आकाश नीला दिखता है। बात समझ रहे? लेकिन यह बात समझिए, लाल रंग तो बहुत होशियार, बहुत मजे में, बहुत खुश होगा, लेकिन जीवन का यह सच अब समझिए आप। जैसे ही जब आप आते हैं आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि क्षमता की बात करते हैं। क्षमता किसकी बात करते हैं अपन? क्षमता की जब बात करने देते हैं आप, क्षमता, ओ सॉरी यार, क्षमता की जब आप बात करते हैं दोस्त, तो क्षमता में बैगनी की आवृत्ति, क्षमता आवृत्ति कहा जाता है। इसमें आवृत्ति को ही क्या कहते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, क्षमता कहते हैं। बैगनी रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा, और लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती। देख रहे हैं, भगवान ने लाल रंग को तरंगदैर्घ्य दिया तो इससे क्षमता छीन लिया, बैगनी रंग को तरंगदैर्घ्य छीना तो क्षमता दे दिया। इसलिए आप देखिएगा लेजर लाइट लाल रंग का बनता है। अगर बैगनी कलर का लेजर लाइट आपको मार दिया ना, तो इसके इतने अंदर आवृत्ति होगी ना कि बॉडी को हार्म कर देगा, छेद कर देगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा। कभी भी आप बैगनी रंग का नहीं देखेंगे, अलाउड ही नहीं है, लेजर लाइट नहीं बनता, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्षमता बहुत तगड़ी है। बात समझ रहे हैं? तो ईश्वर एक दरवाजे से देते हैं तो एक दरवाजे से लेते भी हैं। आपके जीवन में दुख भी आता है तो सुख भी आता है, प्यार होता है तो नफरत भी होता है, नफरत होता है तो प्रेम भी होता है। बात समझिए। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख हो या दुख हो, मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी स्थिति को सामान्य बनाए रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न 18वां। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या कारण है? तो इंटरफ्रेंस कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण एक उदाहरण है। जब आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे तो जो पानी पर साबुन का बुलबुला निकलता है वो देखिएगा एक सुंदर रंग में दिखाई देता है, तो प्रकाश की व्यतिकरण की ये घटना है। प्रकाश बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाती है, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, विवर्तन, है ना। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इंटरफ्रेंस की घटना के कारण ऐसा हमें दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 19वां सवाल। एक परमाणु के केंद्र को धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा, तो परमाणु का केंद्र में रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियस पूरा धनावेशित हिस्सा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस, अब कपूर जलाए होंगे पूजा पाठ में, कपूर क्या है? ठोस, जैसे ही जलाते हैं वो गैस बन जाता है। जबकि केमिस्ट्री का रूल है, जब किसी ठोस को आप जलाएंगे तो पहले वो द्रव बनेगा फिर गैस बनेगा। इसीलिए एक ठोस को जलाने पर सीधे गैस में परिवर्तन होता है, ऐसी घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये घटना दिखाता है कपूर हमारा। कौन सा दिखाता है? कपूर। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, किस वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक ही साथ रह सकती? तो वह ताप बिंदु पूछ रहा है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही बिंदु पर आएगा, यानी कि तीन चीज एक ही बिंदु पर, इसे आप कह सकते हैं ट्रिपल पॉइंट। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पॉइंट। देखिए यहाँ पर है डिटेल्स में, देखिए वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के लिए 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का तिर्यक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न लेते हैं। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, उसके बाद डैश है, 4 ऑप्शंस हैं। आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। चलिए तो इसको डील करते हैं कि जो कॉस्मिक रे है ये कैसी किरणें हैं? यह एक आवेशित कण है दोस्त, ठीक है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। इस हिसाब से जो आवेशित कण है वो हमारा ऑप्शन पहले ही है, तो टिक मारिए। और लीजिए 23वां सवाल, 2G स्पेक्ट्रम अक्षर में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है?
तो जी है जनरेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जनरेशन यानी पीढ़ी। हम लोग स्टार्टिंग में देखते थे एक मोबाइल आता था सीडीएम पैक वाला, जिसमें सिम कार्ड मोबाइल सब एक ही साथ चिपका हुआ रहता था, खुलता नहीं था, वो था 1G। फिर 2G में अपन सिम खोलने लगे और फिर 3G में बहुत कुछ हुआ और अभी 4G और अब तो 5G चल रहा है। तो जी फॉर जनरेशन। कितना सिंपल सवाल पूछा है, जी फॉर जनरेशन यानी पीढ़ी को दिखाता है। अब 6G आएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? तो सवाल है रडार का आविष्कार किसने करा? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बूश ने, ऑस्टिन ने। तो रडार का आविष्कारक है रॉबर्ट वाटसन। रडार, रडार है क्या? कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1935 में पहली बार प्रायोगिक रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये 25 सवाल का पहला एपिसोड है, जिसमें अब ये इस पहले एपिसोड का 25वां सवाल है और अंतिम सवाल है गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल क्या है ये हमसे पूछा है। न्यूट्रॉन है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है या पॉजिट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं। तो ये गॉड जो पार्टिकल है हिग्स बोसॉन है। तो हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इन कण को ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल्स के उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू इलगर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। यानी गॉड पार्टिकल हम सब कहते हैं, साइंस कहता है कि पूरी दुनिया परमाणुओं से बनी है और उसी परमाणु में को एक विद्वान ने साबित किया गॉड पार्टिकल। तो बात तो वही है, हम लोग भारतवासी कहते हैं कि हर कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो बिल्कुल हर कण में ईश्वर है, इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने साबित किया गॉड पार्टिकल। साइंस क्या है? अध्यात्म को साबित करता है। तो ये 25 प्रश्नों का पहला एपिसोड खत्म हुआ। इसे दूसरा तीसरा सारे एपिसोड हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देखिए। और सभी विषयों का सेपरेट वीडियो है, तो आप अपनी टेस्ट कीजिए कि प्रीवियस 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक सारे सवाल आपके सामने हैं। आप ट्रायल लीजिए और फिर बैठिए अपने परीक्षा में और जंग जीत के आइए। सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।